Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the fusion of gametes means the fertilization process. So let's move to the board. Dear students, the second step of sexual reproduction is the fusion of gametes. हमने इससे पहले स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और हमने बात की थी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो फेजेस में होती है। जो पहला फेज या पहला प्रोसेस था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें गैमीट्स बनते हैं, जिसको हमने कहा गैमीटोजेनेसिस। उसमें हमने दोनों तरह के गैमीट्स बनने के प्रोसेस को समझा, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। अब सेकंड स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गैमीट्स बनने के बाद जैसे दूसरा स्टेप होगा दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। or it is also called as syngamy. Syn means fusion and gamy means the gametes. So it is the fusion or union of gametes. So fertilization, the process by which the male gametes means the sperms fuse with the female gametes that is egg cell to form diploid zygote this process is called fertilization. Dear students, the fertilization it occurs through two steps or by two mechanisms. Fertilization occurs by two mechanisms. That is, number one, external fertilization, and number two, the second mechanism is internal fertilization. इनको हम टाइप्स भी कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की, और बेसिकली दीज आर द टू मैकेनिज्म्स इन विच द एनिमल्स यूज टू फर्टिलाइज देयर गैमेट्स। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा बॉडी के बाहर होगी। सो वी विल डिफाइन इट एज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन or the mechanism of fertilization in which
the fusion of gametes, that is fertilization, takes place outside the body. और स्टूडेंट्स याद रखना है कि इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स और मोस्टली यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होगी। चूँकि वो थोड़ा सा डेंस मीडियम है तो वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा बेटर होते हैं। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन mostly occur in aquatic environment. और एक्वेटिक एनवायरनमेंट वो मरीन भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। क्लियर? सो फॉर दिस पर्पस, फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द एनिमल्स must release their gametes at a time in their surroundings. उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि बैक वक्त अगर रिलीज होंगे उनके स्पर्म्स और एग सेल्स तो तभी वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज लेट सपोज के देयर इज अ फिश जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही है, शी हैज़ रिलीज द एग सेल्स और उसके कई घंटों के बाद जाकर अगर उसकी विसिनिटी के अंदर जो मेल है वो स्पर्म्स को रिलीज करता है तो पॉसिबिलिटी है एक तो जो वाटर करंट्स हैं यानी जो वेव्स हैं वो उनको बहा के कहीं दूर ले जाए, या सबसे बड़ा खतरा वहां पर मौजूद होता है प्रेडेटर्स का। सो जो प्रेडेटर्स हैं वो उन एग सेल्स को खा सकते हैं। देयर इज अ फिजिकल डेंजर of predators which may eat the gametes or destroy them, so lessening और लोअरिंग द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, चूंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट है और आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर रहे हैं गैमेट्स, सो दे मस्ट बी रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। द गैमेट्स दैट इज egg cells as well as the sperm cells are released in large quantities. उसकी रीज़न डियर स्टूडेंट्स के देर इज़ अ रिस्क ऑफ predators as well as the water currents may let them flow along with them to large distances. तो उसमें ज़ाया होने का भी खतरा है क्योंकि वाटर के अंदर हैं, करंट्स मौजूद होती हैं, मतलब कि लहरें वो उनको साथ बहा ले जा सकती हैं, तो जो रिस्क है उनके ज़ाया होने का वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनके अंदर जो प्रोडक्शन है और रिलीज है गैमेट्स का वो ज़्यादा होगा जो एज कम्पेयर टू द एनिमल्स विच अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और स्टूडेंट्स इसमें इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, सो एग्जाम्पल्स में आप याद रखेंगे
मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, और होपफुली अब तक आपको सबको ये टिप्स पे याद होगा इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। फिर एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी बैक बोन नहीं होती, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, हमारे जो स्पाइन जिसको कहते हैं, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और ऐसे तमाम एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, यानी कि बैक बोन मौजूद होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो मोस्ट वर्टिब्रेट्स reproduce by external fertilization। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वैसे 5 ग्रुप्स हैं, याद रख लीजिए। द फर्स्ट ग्रुप इज फिशेस, द सेकेंड ग्रुप इज ऑफ एम्फिबियंस, द थर्ड ग्रुप इज ऑफ रेप्टाइल्स, द फोर्थ ग्रुप इज ऑफ मैमल्स, एंड द फिफ्थ वन इज बर्ड्स। सो द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अभी आपको मैंने बताया वो कौन कौन से हैं। दैट इज द फिशेस एंड एम्फिबियंस। फिश का तो आपको पता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें गिल्स होते हैं, गिल्स के जरिए रेस्पायर करते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। फिशेस एंड एम्फिबियंस, और एम्फिबियंस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, ये सारे एम्फिबियंस कहलाते हैं। क्लियर? तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगी। So if it comes in long question, you can make the diagram, because diagram it carries the number. So these are 2 fishes. One is releasing the egg cells. This is aquatic plant. And the other one is releasing the sperms. So here the fertilization can occur in the aquatic environment. Clear? Now I'm going to discuss the second mechanism, that is internal fertilization. So as the name indicates, internal. So this is the type of fertilization or mechanism of fertilization in which the gametes fertilize or fuse within the body of female. This kind of fertilization is called as internal fertilization. और dear students, इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। The internal fertilization offers more protection to the embryo which is developing, और यहाँ पर in case of
एग्जाम्पल्स की पहले बात कर लेता हूँ, फिर आगे मज़ीद समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स में दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स हैं, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। नंबर 1 आर द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और दूसरा ग्रुप है मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में डियर स्टूडेंट्स के क्या प्रोसेस होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, उसके बाद क्या चेंजेस आने वाली हैं। इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote along with nutrients is enclosed in a hard calcareous means made up of calcium. So in a hard calcareous shell called egg. तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के बाद बर्ड्स और रेप्टाइल्स में उनके जो बन जाता है एम्ब्रोजाइगोट, और जाइगोट के ऊपर जो बहुत से ज़्यादा मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ यॉक एंड एल्ब्यूमिन, और उसके ऊपर फिर मेम्ब्रेन्स चढ़ती हैं, और वो फाइनली उसके ऊपर एक हार्ड कैल्केरियस कवरिंग चढ़ती है, उसे हम कहते हैं शेल। और उससे अब जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा एग। क्लियर? एंड द एग इज लेड outside the body and development proceeds externally. अब बच्चे के बनने का जो प्रोसेस है एग के अंदर, वो बॉडी के फीमेल की बॉडी के बाहर होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है, लेकिन डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो बॉडी के बाहर होगा। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि लाइक द हैंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स। तो अंडा देने के बाद फिर वो 21 दिन के लिए उसके ऊपर बैठती हैं, और 21वें दिन उस अंडे में से बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है, जो चिक होता है वो बाहर आ जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ चिक, ये आप हायर क्लासेस में फुल डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लेरिफाई हो जाना चाहिए। एज फार एज द मैमल्स आर कंसर्न्ड, मैमल्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन the embryo is protected by membranes, offering more nutrition and appropriate environment फॉर ग्रोथ। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द एग लेइंग मैमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसानों का मैमल्स, तो पहले आपको बात बता चलूँ कि स्टूडेंट्स के ज़हन को पता होगा, कईयों को थोड़ा सा रिवाइज करवाता चलूँ। मैमल्स ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल्स को कहा जाता है जिसमें जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो अपने नवमौलूद बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराएं। ऐसे तमाम एनिमल्स को कहा जाता है मैमल्स। क्लियर? मैमल इज़ फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है उसको मेमरी ग्लैंड कहा जाता है। तो वहीं से है मैमल, जिनके अंदर ये मेमरी ग्लैंड होगा उन्हें कहेंगे मैमल्स। और अपने पैदा होने वाले बच्चों को वो ब्रेस्ट मिल्क पे फीड करवाती हैं, सो दे आर द मैमल्स। रेप्टाइल्स रिंग कल चलने वाले जानवरों को कहा जाता है। बर्ड्स ऐसे वर्टिब्रेट्स जो हवा के अंदर उड़ते हैं और ज़मीन के ऊपर वॉक करते हैं और रन करते हैं। सो मैमल्स के अंदर ये बेहतर प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है, और ये सारा प्रोसेस
इस तरह से ये लेट्स सपोज दिस इज यूट्रस, और यूट्रस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये आगे चलकर मैं डिस्कस भी करूंगा। प्लेसेंटा जो है उसके अंदर इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द बेबी, जस्ट अ रफ डायग्राम, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसके ऊपर फिर होती है मेम्ब्रेन्स। दीज आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जो कि इसके ऊपर मौजूद है, इस एम्ब्रियो के ऊपर, इस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड, दिस इज एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स है प्रोटेक्टिव, और इसके अंदर मौजूद होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड के अंदर मौजूद है ये फीटस। दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज यूट्रस वॉल, और ये इसमें है अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ इसको रिमूव कर, क्लैम्प कर दिया जाता है, रिमूव इसको कट कर दिया जाता है। इसी के जरिए सारी के सारी न्यूट्रिशन मदर से इस बच्चे को पहुंच रही है। क्लियर। तो ये मेम्ब्रेन्स का असल में बताना था कि इस तरह से ये ऑफर कर रही हैं ज़्यादा प्रोटेक्शन टू द मैमल्स एक्सेप्ट द एग लेइंग मैमल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैमल्स में भी अंडे दिए जाते हैं, मगर एग लेइंग मैमल्स, ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा, एक है डक बिल प्लेटिपस और दूसरा है एक स्पाइनी एंट ईटर। ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल हो रही है, लेकिन शेल्ड एग के अंदर। मतलब कि जिस तरह इनके अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता था कि जो अंडा बन तो जाता है उसके गिर्द, एम्ब्रियो के गिर्द, जाइगोट के गिर्द, लेकिन वो द मदर लेज द एग आउटसाइड द बॉडी, और डेवलपमेंट का प्रोसेस बॉडी के बाहर होगा। लेकिन एग लेइंग मैमल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है, लेकिन एग के अंदर है। तो एग उस वक्त वो ले करेगी जब बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी होगी। जैसे वो फिर एग ले करेगी, उसमें से जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। और ये 3 ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा। एक आपको नॉलेज के लिए एक और बात बताता चलूँ, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनको कहा जाता है ओवीपेरस। ओवीपेरस कहते हैं एग लेइंग एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, उन्हें कहते हैं ओवीपेरस। और जो बच्चे देते हैं, मीन्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, उनको कहा जाता है विविपेरस। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी ये बच्चे पैदा करते हैं और ये अंडे देते हैं। जो बच्चे देने वाले जानवर हैं उनको विविपेरस कहा जाता है, अंडे देने वालों को ओवीपेरस कहा जाता है। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर भी क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।